आज का विषय है जीडीपी क्या होती है, ये कैसे कैलकुलेट होती है और इसका क्या असर होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था पर। और क्यों हम लोग बात करते हैं कि इस देश की जीडीपी इतनी बढ़ी, इस देश की जीडीपी एक बढ़ी, हमारे देश की जीडीपी ज़्यादा बढ़ी, उसकी कम बढ़ी। और जीडीपी क्या संकेत देती है, आज ये बात करेंगे। क्योंकि सामान्य जन सुनते हैं जीडीपी के बारे में, लेकिन उनको ये स्पष्ट नहीं होता है कि ये जो इंटरप्रिटेशन हो रहा है ये क्या इसका अभिप्राय है। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी देश का या किसी भी प्रदेश का या किसी भी संस्था का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, कि जितना भी वो उत्पादन करता है उसका मूल्य कितना था, कितना है और कितना होने की संभावना है। इसीलिए कहा जाता है कि जीडीपी इतनी थी, इस बार जीडीपी इतनी है और इस अगले साल जीडीपी इतने होने की संभावना है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर आप लेंगे तो देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन होता है, हजारों लाखों चीज़ों का उत्पादन होता है। और उसका जो टोटल प्रोडक्शन का अनुमान है जो हुआ, कैसे उसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे उसे स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट किया जाए, कैसे उसकी गणना की जाए और उसके बाद ये पता चलाया जाए कि उस देश के अंदर कितना उत्पादन का मूल्य हुआ जो पिछले साल की तुलना में कितना अधिक हुआ। तो अगर ये मूल्य पिछली बार मान लीजिए उदाहरण स्वरूप 1 लाख करोड़ था और इस बार ये 1,05,000 करोड़ हुआ, इसका माने जीडीपी की ग्रोथ 5% की हुई। अब इसमें कुछ चीज़ें समझनी आवश्यक हैं। पहली चीज़ ये समझने की आवश्यक है कि अगर आप देखते हैं कि पिछले कई सालों का जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है उसकी विश्लेषण अगर आप करें तो आपको ये पता चलेगा कि पिछले 10 साल में किसी भी देश में जीडीपी किस साल में बढ़ी और किस साल में घटी, पहली बात। दूसरी बात आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर एक साल में बेस ज़्यादा है, मान लीजिए उदाहरण स्वरूप 2017 में जीडीपी ग्रोथ होती 20%, तो अगले साल जो जीडीपी ग्रोथ की तुलना होगी, क्योंकि वो 20% के बेस पे होगी, इसलिए अगले साल जीडीपी ग्रोथ कम दिखाई देगी। और अगर किसी साल जैसे कोविड पीरियड में हुआ कि -8% की हिंदुस्तान में ग्रोथ हुई, अगर -8% की ग्रोथ होगी तो अगली बार क्योंकि बेस वीक है इसलिए अगली बार जो ग्रोथ दिखेगी आपको वो ज़्यादा दिखेगी। इसका मतलब ये है कि जो बेस है उसके आधार पे जीडीपी का या बढ़ना घटना हो सकता है। तो आप अपने विवेक का उपयोग करके और तर्कों का उपयोग करके ये पता चला सकते हैं तो जीडीपी बढ़ी है वास्तविकता में कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है, या ये बेस इफेक्ट की वजह से ऐसा हुआ है। तो पहली चीज़ तो ये देखना आवश्यक है कि कभी ये जो विश्लेषण आप पिछले 10 साल का करें, और जब आप फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं कि अगले वर्षों में जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी, तो उसके लिए भी आप कुछ एजम्पशंस लेते हैं, कुछ चीज़ें सोचते हैं कि हर चीज़ नॉर्मल रहेगी, बरसात नॉर्मल रहेगी और वातावरण ऐसा ही रहेगा, कोई निनो इफेक्ट नहीं होगा, कोई गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, फसल जो है नॉर्मल कंडीशंस में अगर ऐसी ही कंडीशन चलती रहीं तो अगले साल जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है वो 4% होने की संभावना है। ये आपका अनुमान का आधार होता है। अब अगली बार आप ये सोचें कि जब आप जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं तो आपको ये भी देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि जीडीपी के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, अब जैसे भारत की अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य अंग हैं, एक एग्रीकल्चर है, कृषि, दूसरा इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है और तीसरा सर्विसेज है, चौथा अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ले लें तो वो है। अब आप ये देखें कि जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, हमारे देश की जो सामान्य जनता है वो ज़्यादातर करीब 60% जनता ऐसी है जो कृषि पर निर्भर करती है। तो अगर आप जीडीपी का विश्लेषण कर रहे हैं कि देश के अंदर कितना विकास हुआ, तो आपको ये देखना होगा कि ये जो विकास हुआ ये कृषि में कितना हुआ, क्योंकि अगर कृषि में विकास ज़्यादा होगा तो जो देश की 60% जनता है इसको फ़ायदा होगा। अगर कृषि में विकास नहीं होगा या उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं मिलेंगे
तो ये देश की जो 60% जनसंख्या है इसको लाभ नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप किसी भी देश में जो टोटल जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है उसका भी अध्ययन करना आवश्यक है कि उसमें एग्रीकल्चर का कितना योगदान होता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का कितना योगदान है और उसमें सर्विसेज का कितना योगदान है। क्योंकि ये माना जाता है कि जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है वो भाग मैन्युफैक्चरिंग का होता है, जो प्रोडक्शन वाली यूनिट्स होती हैं उनमें होता है। और एग्रीकल्चर में लोग लगे ज़रूर रहते हैं लेकिन वहाँ पे रोजगार नहीं होता एक प्रकार का। वहाँ पे एक ही खेत में जहाँ पहले 3 आदमी काम कर सकते थे, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में नौकरी पा गए होते, अगर वो शहर में जाके अच्छी नौकरी पा गए होते, लेकिन क्योंकि उनको बाहर नौकरी नहीं मिली इसलिए वहाँ 10 आदमी काम कर रहे हैं। तो इसलिए एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आपको क्योंकि नौकरी नहीं मिली इसलिए आप उस क्षेत्र में लगे हुए हैं तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में आता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारत में बहुत ज़्यादा वास्तविक स्थिति है। अब आप ये देखिए कि जब आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर, जैसे कोविड पीरियड में एग्रीकल्चरल ग्रोथ 3.5% रही, जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ थी और सर्विसेज की ग्रोथ थी, ट्रांसपोर्टेशन थी, वो सब चीज़ों की ग्रोथ कम हो गई, लेकिन एग्रीकल्चर ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा। एग्रीकल्चर ने बढ़ोतरी की और उसने देश की जीडीपी को बहुत ज़्यादा नहीं करने दिया। तो आपको जब जीडीपी का आप विकास देखें तो आपको ये भी देखना आवश्यक है कि एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विसेज में ग्रोथ कैसी रही। अगली बात आपको ये देखनी आवश्यक है कि भारत के अंदर जो टोटल जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो सर्विसेज का है, क्योंकि देश में आईटी सर्विसेज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। तो देश में जो सबसे अच्छी इंडस्ट्री काम कर रही है, यहाँ सबसे ज़्यादा नौकरियाँ मिल रही हैं वो आईटी क्षेत्र में मिल रही हैं। और हमारा जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स है, जो फॉरेन एक्सचेंज हम कमाते हैं, जो डॉलर कमाते हैं, वो भी आईटी के माध्यम से कराते हैं। जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, सत्यम है, सत्यम टेक महिंद्रा है, सत्यम तो अब नहीं है। और ये सारी जो कंपनीज़ हैं ये जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इसकी वजह से देश के अंदर जो विदेशी मुद्रा आती है उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। जो सर्विसेज हैं वो हमारे यहाँ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। और दूसरा ये कहा जाता है जो विकसित देश हैं उन्होंने कैसे विकास किया कि उनके यहाँ जो पहले आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले जो देश की बड़ी जनसंख्या जैसे आज हमारे यहाँ स्थिति है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट करके मैन्युफैक्चरिंग में चले गए, प्रोडक्शन में चले गए, उन्हें रोजगार मिला, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, देश की पर व्यक्ति आय बढ़ी। लेकिन भारत के अंदर क्या हुआ कि वो एग्रीकल्चर से कंट्रीब्यूशन सीधे के सीधे सर्विसेज सेक्टर में चला गया। अगर आप जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग का देखेंगे, प्रोडक्शन का देखेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा इसलिए निर्यात बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, जबकि उसकी संभावना बहुत ज़्यादा थी। अगर हमारे देश में एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन एक्सेस होता, आज की तारीख में भारत जो है आत्मनिर्भर है अन्न के मामले में, भंडारण हमारे सब भरे हुए हैं। अगर इनकी प्रोसेसिंग हो गई होती, अगर इनकी एक्सपोर्ट की संभावनाएं ढूंढ ली गई होती, तो एक तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती, देश के वो 60% जनसंख्या जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है उनकी आमदनी बढ़ती, उनको एमएसपी मिलती, और देश का जो प्रोसेसिंग अगर लगती तो मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ता और प्रोडक्शन भी बढ़ता और देश पूरी तरह से उस स्थिति में पहुंच गया होता। चीन के अंदर अगर आप देखें, वहाँ पे जो जीडीपी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो मैन्युफैक्चरिंग से आता है। आज की तारीख में पूरे विश्व का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो सारे देश के लोग अपनी चीज़ों को आयात करते हैं, जहाँ पे वो चाहते हैं कि क्वालिटी चाहे थोड़ी 19-20 हो लेकिन उनको प्राइस आधे दाम पे मिल जाए, तो वो चीन पे डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि चीन के अंदर इतनी बड़ी बड़ी यूनिट्स लगी हुई हैं, इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी हुई हैं कि वहाँ पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत कम हो गई है, जिसको हम इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कहते हैं कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी कॉस्ट कम हो जाएगी। कम प्रोडक्शन पे अगर डिमांड नहीं है या आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं पा रहे हैं तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, उसका फ़ायदा चीन उठाता है। अब आपको ये देखना है कि जिस देश में जीडीपी का विकास कम है, मैंने जैसे बेस इफेक्ट आपको बताया, उसके यहाँ अगले साल आपको जीडीपी का जो ग्रोथ दिखेगी बहुत ज़्यादा दिखेगी। जैसे अमेरिका, अगर पूरे विश्व की जीडीपी का आप देखें
तो अमेरिका करीब 30% कंट्रीब्यूट करता है, चीन करीब 16-17% कंट्रीब्यूट करता है, भारत करीब 2-2.5% कंट्रीब्यूट करता है। तो चाहे अमेरिका की जीडीपी बहुत ज़्यादा न बढ़े, चीन की जीडीपी बहुत ज़्यादा न बढ़े, लेकिन पूरे विश्व की जीडीपी में जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसके आधार पे उनके प्रोडक्शन पे या उनके इकोनॉमी का जो पूरे विश्व की इकोनॉमी पे अंतर पड़ता है बहुत ज़्यादा पड़ता है। भारत की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा जो असर पड़ता है उसका विश्व की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। तो इसलिए हमारी विकास दर ज़्यादा दिखती है, उनकी विकास दर ज़्यादा नहीं दिखती है, क्योंकि उनका बेस बड़ा है, हमारा बेस कम है। मैं एक सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे के पिछले साल 50% अंक आए थे, दूसरे बच्चे के 95% आए थे। अब जिसके 50% आए थे, अगर उसके 75% इस बार आ गए तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया? करीब करीब 50% का इंक्रीमेंट हो गया। लेकिन जिसका 95% पहले ही साल में आ चुके हैं, उसके अगले साल पे कैसे 50% का इंक्रीमेंट हो सकता है? क्योंकि मैक्सिमम लिमिट तो 100 की है। उसका कंट्रीब्यूशन जो बढ़ेगा 1-2% का बढ़ेगा, तो आपको लगेगा कि 1-2% का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है तो ये ठीक काम नहीं कर रहा है। अगर आप केवल जीडीपी ग्रोथ की बात करेंगे या जो उसका परसेंटेज है उसकी ग्रोथ की बात करेंगे, क्योंकि उसका बेस बहुत बड़ा है और बड़े बेस पे विकास कम दिखती है और छोटे बेस पे विकास बहुत ज़्यादा दिखती है। अब अगली बात पे आइए, जो ग्रोथ है, जो जीडीपी है, इसका संबंध पर कैपिटा ग्रोथ से भी होता है, पॉपुलेशन से भी होता है। जैसे मान लीजिए यूके एक कंट्री है जहाँ पे $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जीडीपी जो है $3 ट्रिलियन की है, और भारत के अंदर भी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, या 3.1 हो गई मान लीजिए। तो आप ये कहते हैं कि हम ब्रिटेन से बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, उनसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि वास्तविकता ये है कि जो आपके देश की जनसंख्या है वो बढ़ रही है, यूके की जनसंख्या नहीं बढ़ रही। तो इसलिए पर कैपिटा जो जीडीपी है वो आपके यहाँ बहुत ज़्यादा कम है, जो नेशनल इनकम है बहुत ज़्यादा कम है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा कम है, आपके यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्योंकि जो आप जीडीपी का कंट्रीब्यूशन विश्व की अर्थव्यवस्था में कर रहे हैं वो केवल 3% है, और आपकी पॉपुलेशन जो है वो करीब 20% है विश्व की। तो पर कैपिटा का भी आपको देखना आवश्यक है, आपको बेस का भी देखना आवश्यक है, आपको ये भी देखना आवश्यक है कि जो टोटल जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर का कितना योगदान है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का कितना योगदान है, उसमें सर्विसेज का कितना योगदान है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कितना योगदान है। जैसे हमारा देश जो है वो इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है, हमारे देश से निर्यात कम होता है, आयात ज़्यादा होता है। आयात ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि हम तेल पर, कच्चे तेल पर विदेश पे निर्भर करते हैं। 80% जो हमारा तेल का खर्चा है वो आयात से आता है। सोना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आयात होता है, जो भारतीयों को सोना बहुत अच्छा लगता है। तो देश की मुद्रा किन चीज़ों में बाहर जाती है? एक जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो क्रूड है, और दूसरी जिस चीज़ पे जाती है वो सोना है, जो बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, जिसको हम नॉन प्रोडक्टिव एसेट कहते हैं। लेकिन नॉन प्रोडक्टिव एसेट होने के बावजूद भारतीयों को, क्योंकि वो सोने का शौक है, उनका एक मानसिक भावनात्मक लगाव है, इसलिए वो सोना खरीदते हैं और देश की अर्थव्यवस्था पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो वास्तविकता में आपको ये देखना है जब भी आप जीडीपी की कैलकुलेशन करें कि ये सारे तथ्यों का विश्लेषण करना, विवेचना करना बहुत आवश्यक है। सो whenever you are talking about a GDP of a particular country and the impact and the growth of GDP in last say 10 years, then you have to evaluate and you have to see number of factors. The number one factor you have to see that any year if the GDP is very high, the next year GDP will seem to be lower because of the base effect. Assume that in a particular year the GDP growth is 20%. If the base is 20%, then next year whatever is the growth will look to be lesser because it is being compared against a growth of 20%. And when the growth is say -8%, which happened in India in COVID period, if the growth is -8%, the next year the growth will seem to be higher because last year the growth was negative, so base was lower. So there is a base effect whenever you are calculating GDP. GDP, what is GDP? GDP is gross domestic product, the total production made by any country or a particular state multiplied by the price, and to estimate as to what is the total production of a particular country or a state,
So GDP will give you an idea whether the total economy is growing or the total economy is not growing. But the other thing which cannot be ignored is that the GDP is contributed by major four factors. One is your agriculture, second is your manufacturing, and third is your services. And the the area where the largest employment takes place is manufacturing and production. In your country, if you evaluate, then you will find out the maximum contribution comes from services, because IT sector has contributed a lot to Indian economy, and big companies like TCS or SCL or Tech Mahindra or Infosys, they are contributing a lot to, and our students and our young men, they are getting employment not only in India, but they are getting employment elsewhere also, in different countries also. But in China, what happened, that their population got shifted from agriculture to manufacturing, and China has become a manufacturing hub of the world. Whenever any country wants to import something, they have to be dependent on China, because their total production capacity is higher. The production cost per unit goes down, which you call economics of scale in managerial terms. So the basic point is that the growth of China and the growth of India is a different direction. Now, third thing, you assume that America contributes 30% of the total GDP of the world. China contributes around 17% of the GDP of the world. India contributes 3% of the GDP of the world. So when the base is lower, your growth will seem to be higher, because if America grows by 3%, the 3% on 30% is primarily quantitatively very high, but it will seem lower because their base is high. Our base, our total GDP will grow very high or very fast, because our base is so low that on 3%, 10% growth is only 0.3%. So it will hardly make any difference on the world economy. So that is issue also has to be considered. Now the next issue that has to be considered is that as to what has been the growth in agricultural sector, manufacturing sector, and the services sector, because India 60% population is dependent on agriculture. So agriculture grows, they grow. And if, say, manufacturing is captured by large corporates where the employment generation is not the motive, then even if the GDP is growing, the employment is not being generated. So those things also you have to see. So ultimately, you have to find out, when you are analyzing the economy of a country or a GDP of a country, you have to find out as to what is the comparison base. If the base is higher, the growth will seem lesser. If the base is lower, the growth will seem higher. And also you have to find out and see as to what is the population of a particular country. So GDP growth, GDP contribution of India is, say, 2.8% of the total world, but the population is around 20% of the total world. So per capita GDP or per capita income also signifies certain things. So poverty will not be there, because to take care of the poverty elimination, you have to find out that the GDP contribution of India should be at least 30% of the total world population, because your total population is so big and your population is growing. The population of the Western world is not growing. So when you are talking about the GDP growth, the base effect and the contribution of agriculture, industry, and services, you also have to find out which country the population is growing. Because if the population is growing, the needs are growing, and that particular condition, the GDP also should go in that proportion. So if the UK's GDP growth is, say, total GDP is, say, $3 trillion dollars, and Indian GDP also is $3 trillion, but that is contributed by 20 crore people, and here it is contributed by 140 crore people. So the prosperity, the standard of living, the national income per capita will be different, and that will show. So ultimately, I think I have explained as to what is GDP, how it should be calculated, how it should be seen, how it should be interpreted, so that whenever somebody talks about the GDP growth or the GDP,
phenomena or the GDP terminology, you can understand and you can discuss and you can further sharpen your analytical capability. Thank you.